आते हैं जी ज्वाइन ऑपरेशन पे। अच्छा, ये मैं अगेन आपको एक चीज बता दूं, कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर हम ये ये क्यूरीज लिख रहे हैं, तो वो जो है वो ये है कि दीज आर नॉट एक्चुअली क्यूरीज, ये सेट ऑपरेशन है इन टर्म्स ऑफ, हम उनको क्यूरीज बनती इसी से ही है। अभी जब हम अगले चैप्टर में क्यूरीज देखना शुरू करेंगे ना। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि वो हम क्या करते हैं कि क्यूरीज बनती इन्हीं से, जाहिर सी बात है कि ये जो सेट ऑपरेशन है, लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेट ऑपरेशन। जो भी हमें डाटा चाहिए कि हम वो क्या, जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करें वो भी हम सेट थ्योरी के वो यूज करें। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, टेक्निकली स्पीकिंग डिफरेंट है, लेकिन अगर वैसे अगर आप जनरली बात करते हो तो फिर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक्चुअली क्यूरीज ही है एक तरह से। तो क्यूरीज भी हम इसी तरह से जो है वो बनाते हैं, लेकिन हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो क्यूरीज है उनकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। एक्चुअली हम उस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। तो ज्वाइंस क्या होते हैं कि मतलब ज्वाइन जिस तरह इसका मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि हम दो दो टेबल्स को उनको हम कंबाइन करेंगे किसी तरीके से, जो है वो हम उनको जो है वो हम कंबाइन करेंगे। और ये जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से इस जिस तरह से हमने कल देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपली करता है ना कि वो टुपल्स कंबाइन कर देता है। तो ये उससे ज़रा सोफिस्टिकेटेड है, ये उससे ज़रा इसका आप देखेंगे कि इनके रिजर्व फिर इसकी काफ़ी सारी किस्में हैं। तो इस वजह से हम वो जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो भी होगा हम उसको जो भी मतलब जिस किस्म का ज्वाइन होगा हम उसको अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या है कि वी वांट ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन एंड सो वी वुड नॉर्मली यूज अ ज्वाइन ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने देखा था कि हमने क्या किया था कि हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, फिर उसमें हमने सिलेक्शन अप्लाई की थी। जो सिलेक्शन ऑपरेटर है वो फिर हमने अप्लाई किया था ताकि हमें सिर्फ जो है ना वो कुछ आप ये कह लें कि सारे हमें जो है ना वो टुपल्स ना मिले, बल्कि कुछ मखसूस टुपल जो है वो मिले, रिस्ट्रिक्टेड जो है वो मिले। द ज्वाइन ऑपरेशन विल कंबाइन टू रिलेशन टू फॉर्म अ न्यू रिलेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑपरेशन रिलेशन अलजेब्रा। ज्वाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनफैक्ट ये चलेगा इस तरह से कि शुरू में हम उसको क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा था कि दो टेबल्स को कंबाइन करेंगे। कंबाइन इस तरह से करेंगे कि पहले एक का टुपल लेंगे उसको दूसरे के सारे टुपल के साथ। सब ये सारा काम जब हो जाएगा फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उस पर हम कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे, और वो जो कंडीशन अप्लाई करनी हो, जैसा प्रेडिकेट हमने अप्लाई किया तो उसी तरह से प्रेडिकेट अप्लाई करके तो जो है वो फिर हम रिजल्ट जो है वो लेंगे। अच्छा, ज्वाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल टू परफॉर्मिंग अ सिलेक्शन ऑपरेशन। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर हमने क्या करना है कि सिलेक्शन ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन है वो हमने उस पर परफॉर्म करना है। यूजिंग द ज्वाइन प्रेडिकेट एज द सिलेक्शन फार्मूला ओवर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन रिलेशंस। तो इसकी जो वेरियस फॉर्म्स हैं, थीटा ज्वाइन होता है, इक्वी ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन। ये 5 किस्म के होते हैं ये। तो इसमें से इनको थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इनमें जो है वो आप कह लें कि स्लाइड सा डिफरेंस है, बहुत बहुत इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हम इसको जो है ना वो फिर हम इसको इसको देखते हैं कि जी थीटा ज्वाइन में क्या होता है और दूसरे ज्वाइन में जो है वो क्या। सबसे पहले थीटा थीटा ज्वाइन देखना है। The theta join operations define the relation that contains tuple satisfying the predicate f from the Cartesian product of R and S. The predicate f is the of the form R R dot R dot A, और उसके बाद क्या है ये अच्छा ये A जो है ये क्या होगा, ये रिलेशन दो रिलेशन है हमारे पास, एक रिलेशन R है दूसरी S है। तो ये जो है ये क्या है कि ये जो A है ये R का कोई एट्रीब्यूट है। आई आपको पता है नॉर्मली हम यूज करते हैं कि हम इस तरह लिखते हैं आई इक्वल टू 1 2 3 जनरलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो आई है ये आर का एट्रीब्यूट है और बी जो है वो एस का एट्रीब्यूट है, और ये दरम्यान में जो है ना ये प्रेडिकेट है जिसको हमने एफ का है, जो थीटा ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो हमने अप्लाई किया। वेयर यू वेयर यू मे बी वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये क्या होगा, सॉरी ये यू नहीं है, ये क्या है, ये यहाँ पे थीटा है। तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये आपको फेमिलियर होंगे, आप इनसे इन सिंबल से इन ऑपरेशन से आप फेमिलियर होंगे। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे जो क्या करते हैं कि हम इनमें से कोई एक जो ऑपरेशन है वो हम अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको जो है वो लिखते हैं।
ये ज्वाइन, ये जो सिंबल है ये जो दरमियान में इस तरह से बना हुआ है, ये ज्वाइन का सिंबल है। और ये एफ जो है वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट आपको पता है कंडीशन होती है, ये चीज़ याद रखना है कि कंडीशन को हम कहते हैं। जिस तरह से आप इफ़ लिखते हैं ना, इफ़, तो इफ़ में फिर आप उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, या फॉर लूप के अंदर कोई कंडीशन लिखते हैं, तो वो इसी तरह से क्या होगी, कंडीशन होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो उस टुपल को हम रिकॉर्ड उसको फाइनल रिजल्ट में शामिल कर लेंगे, अदरवाइज उसको जो है हम शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, वी कैन रीराइट दी थीटा जो इन टर्म्स ऑफ बेसिक सिलेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जिस तरह से हमने कहा था कि ये क्या है, कि ये बेसिकली क्या है, जिस तरह से हमने कल देखा था कि हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे फिर उस पर सिलेक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये एक्चुअली वही चीज़ है। तो पहले क्या होगा कि उसका आप कह लें कि आर और एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें सारे उसके टुपल्स आनेंगे, जिसको और क्रॉस और में जितने भी टुपल्स हैं वो सारे के सारे आनेंगे, फिर उसके ऊपर हम प्रेडिकेट जो है वो फिर हम अप्लाई करेंगे। As with the Cartesian product, the degree of theta join is the sum of degrees of the operand relations R। तो डिग्री का आपको पता है कि वो क्या होती है, डिग्री हम कहते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को, कि इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो, या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो 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 इसकी जो इस ज्वाइन की जो डिग्री होगी वो होगी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स लेस, दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो इसकी डिग्री जो हो जाएगी। In the case with predicate f contains only equality, the equijoin, the term equijoin is used। तो equijoin में क्या होगा कि अगर हम इक्वालिटी यूज करते हैं, जिस तरह से हमने देखा डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे यूज कर सकते हैं। तो अगर इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे, ये जो होता है इक्वालिटी को यूज करेंगे, तो फिर हम उसको इक्विजॉइन जो है हम उसको कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल इसकी है कि लिस्ट नेम एंड कमेंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये करना है कि नेम एंड कमेंट्स, तो इसमें दो रिलेशन ऑफ कोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, एक क्लाइंट की और दूसरी जो है वो होगी व्यूइंग की। तो हमने ये जो कह लें कि जो हमने ये अप्लाई करना है, ये जो हमने ज्वाइन अप्लाई करना है, तो वो हमने अप्लाई करना है। अच्छा, इसको हम इक्वी ज्वाइन इसलिए कह रहे हैं, अब यहाँ पे हमने इसको थीटा ज्वाइन नहीं कह रहे, इसको इक्वी ज्वाइन कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर इक्वालिटी जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक रिलेशन क्लाइंट की है और दूसरी रिलेशन क्या है, व्यू की। तो सिंपली आप उस तरह से कह सकते हैं कि हमने एक्चुअली क्या किया है कि क्लाइंट और व्यूइंग का जो है वो हमने उसको कंबाइन किया है, उसको उसका हमने क्रॉस लिया है, यानी कि आर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, और उसके बाद हमने क्या किया है कि ये कंडीशन लगा दी। ये कल भी हमने ये एग्जांपल की थी, लेकिन उस वक्त हम उस वक्त हमने ये किया था कि हमने ये कहा था कि ये हमने पहले क्रॉस लिए, उस वक्त हमने डिफरेंट ज्वाइन की बात नहीं की थी, हमने ये कहा था कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए और फिर उस पर सिलेक्शन अप्लाई किए। तो ये हमने इस तरह से किया था। आपको याद होगा कल भी कल का जो लेक्चर था उसमें भी हमने ये बात की थी कि हमने पहले क्या किया है कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, बाद में फिर हमने क्या है कि जो दो कॉलम थे, क्लाइंट नंबर का जो कॉलम था वो क्लाइंट में भी था और व्यूइंग में था, तो हमने कहा कि क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर और व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर अगर ये इक्वल है तो फिर उसको जो है रिटर्न कर दे। तो उसका फिर आंसर जो है वो हमें मिला था। वो हमने देखा था कि उसमें हमें वो सारे रिकॉर्ड्स मिले थे कि जिसमें ये दोनों दोनों इक्वल थे। तो वो जिसमें दोनों सेम थे तो वो रिकॉर्ड्स हमें मिल गए थे, बाकी रिकॉर्ड उसने जो है वो उसमें से जो है वो एलिमिनेट कर दिए थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये आप इनफैक्ट क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये एफ है ना, ये प्रेडिकेट है। यहाँ पे अगर याद हो तो हमने बात की थी, जिस तरह से कल हम अभी पिछली पिछली स्लाइड में देखे ना, तो यहाँ पे और फिर उसके बाद एस। तो ये जो है ये एस है और ये आर है और ये प्रेडिकेट है, ये वाला जो है ये एफ है, और ये हमने कहा ये ज्वाइन लिया हमने उसके ऊपर। और ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने कहा कि ज्वाइन इस तरह से लिया है कि इनका जो है वो लेके इनका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके और उसके बाद जो है फिर हमने इसके ऊपर सिलेक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन इज एन इक्वल ज्वाइन ऑफ द टू रिलेशन आर एंड एस ओवरऑल कॉमन एट्रीब्यूट्स एक्स। One occurrence of each common attribute is eliminated from the result। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें प्रेडिकेट जो है वो हम नहीं देते, और ये सिंपल जो है क्या होगा कि आर, ये नेचुरल ज्वाइन का जो है वो इसके अंदर सिंबल है। और इसको अगर हम देखें तो नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि जिस तरह से देखिए ये हमारे पास लेट्स से कि दो रिलेशन है टी एंड यू, और यहाँ पे टी में हमारे पास दो कॉलम्स है ए और बी, और यू में हमारे पास भी दो कॉलम है बी और सी, और ये जो बी कॉलम है ये ए में और टी और यू दोनों में कॉमन है।
जिस तरह से हमने पिछले अभी एग्जांपल लिखी थी कि क्लाइंट में और व्यूइंग में ये क्लाइंट नंबर जो है वो कॉमन था। अच्छा, तो उसमें फिर हमने क्या किया कि जी हमने फिर उसमें ये किया है कि जी इनका जब हमने नेचुरल ज्वाइन लिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास रिजल्टेंट टुपल्स आएंगे वो क्या होंगे कि उसमें हमने उसमें सिर्फ क्या होगा कि चूंकि इसका इसमें ऑफ कोर्स हम इसमें जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें उसने क्या किया है कि ये सिर्फ जो है ये कॉमन था, जो दोनों में कॉमन था वो आ गया। अब ये जो टू था, टू यहाँ पे तो था लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो उसको हमने जो है ना वो हमने उसको नहीं रखा और हमने उसको क्या किया कि सिर्फ यहाँ पे हमने ये इस तरह से जब ऑफ कोर्स जब हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसका ये टुपल लेंगे फिर उसको इन तीनों के साथ करेंगे, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे कि जो इसमें नहीं है, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। वो वाले रिकॉर्ड से वो एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ वो रिकॉर्ड रह देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से आप देखें कि ये क्या आ गया कि ये A1X और A1Y ये आ गया। तो वो देखने की चूंकि वन जो था ये इसमें भी था इसमें भी था तो उसको हमने रखा है। जो टू था, टू इसके अंदर नहीं था तो उसको उसको फिर हमने टू या थ्री, टू इसमें टी में था और यू में नहीं था तो उसको भी हमने नहीं रखा, और थ्री जो है वो यू में था टी में नहीं था, इसको फिर इसको भी हमने नहीं रखा, जो दोनों में कॉमन है उसको जो है वो हमने जो है वो रख लिया। ठीक है जी। तो ये हमारा नेचुरल ज्वाइन जो है इसको इसको जो है वो हम इस तरह से लेंगे, लिस्ट नेम्स एंड। बेटे किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको जरा बंद कर दें। ये कौन है बच्चा जिसका माइक ऑन है? अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया कि लिस्ट नेम्स एंड कमेंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉर रेंट। तो ये अगेन उसी तरह से हो गया कि इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली वही मिलेगा जो कि पीछे हमने इक्वी ज्वाइन का देखा था। तो ये एक सरप्राइजिंग सी चीज है कि दोनों को लिखने का तरीका डिफरेंट है लेकिन दोनों के जो आउटपुट है वो आपको सेम मिलेगी। तो होगा क्या है कि ये हमारा आर है, ये हमारा एस है, और इन दोनों के दरम्यान में इन दोनों में जो एक कॉमन हमारा एट्रीब्यूट है वो क्या है, वो क्लाइंट नंबर है। इसमें भी क्लाइंट नंबर है तो इसमें भी क्लाइंट नंबर है, आर में भी क्लाइंट नंबर है, एस में भी क्लाइंट नंबर है। अब वो क्या करेगा कि जब हम नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा कि सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को रिटेन रखेगा जिसमें क्लाइंट नंबर की वैल्यू दोनों में होगी, यानी कि जो क्लाइंट इधर भी होगा इधर भी होगा, जो आर में एस में मिसिंग होगा उसको वो एलिमिनेट कर देगा। तो इनफैक्ट आपको जो है वो क्या मिलेगा उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे इक्वी ज्वाइन में देखा था कि उसमें हुआ था कि क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर और यहाँ पे हमारे पास था व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। तो ये हमने कहा था ये प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट वही वाला प्रेडिकेट है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। तो आप ये अगर आप देखें तो ये वही रिजल्ट हमें वही मिल रहा है जो हमें इक्वी ज्वाइन की फॉर्म में, या वो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके फिर उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेटर लगाया था जिसमें हमने ये कहा था कि क्लाइंट नंबर दोनों में जो है वो सेम होने चाहिए, वो हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ये होगी कि इसमें जो क्लाइंट नंबर का कॉलम है वो एक दफा आएगा, दो दफा इसके अंदर क्लाइंट नंबर का कॉलम जो है वो नहीं आएगा। जब आप वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि उसमें क्लाइंट का कॉलम फिर दोनों का आता है, यानी एक के आगे जो है वो यहाँ पे लिखा होता है कि क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर और दूसरे के आगे लिखा होता है व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। तो वो सिर्फ इसलिए बताने के लिए होता है कि किस किस रिलेशन में से ये कॉलम जो है वो आया है। एक जो है क्लाइंट वाली रिलेशन में से आया, दूसरा व्यूइंग वाली में से आया, तो वो दोनों जो है वो लिखे होते हैं। तो हम ये इस कॉलम को दो दफा नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ एक दफा जो है वो हम इसको लिखेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से आउटर ज्वाइन है, ऑफ्टन ज्वाइनिंग टू रिलेशन अ टुपल इन वन रिलेशन डज नॉट हैव द मैचिंग टुपल इन द अदर रिलेशन। ये इस तरह से भी जिस तरह से हुआ था अभी एक हमने देखा कि हमने नेचुरल ज्वाइन में हमने कहा कि ये दोनों में होना चाहिए, वो जो मैचिंग मैचिंग टुपल जो है वो दोनों में होना चाहिए, जो आर रिलेशन है या जो एस है दोनों के अंदर जो है होना चाहिए। तो लेट्स से कि अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये आउटर ज्वाइन जो वो यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो मैचिंग वैल्यू इन ज्वाइन इन द ज्वाइन एट्रीब्यूट। तो उसमें मैचिंग वैल्यू नहीं है जिस तरह से नेचुरल ज्वाइन में होती है, उस तरह की कोई नेचर जो मैचिंग वैल्यू जो है वो नहीं है। we may want we may want tuples from one of the relations to appear in the result even when there is no matching values in the other relation। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमें फिर भी जो है अगर मैचिंग वैल्यू नहीं भी है तो फिर भी हमें जो है फिर भी हमें जो है वो टुपल्स जो है वो मिलने चाहिए। तो ये हम अकम्प्लिश करते हैं आउटर ज्वाइन से।
तो आउटर ज्वाइन के जो है ना वो दो किस्में, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, दूसरा राइट आउटर ज्वाइन होता है। तो जिस तरह से आप कोई भी ज्वाइन लेते हैं ना, जिस तरह से आप ज्वाइन लिखते हैं, तो इसमें दो रिलेशन होते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो उसमें दो रिलेशन होंगी। तो ये हमारी जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड रिलेशन है, ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो रिलेशन है। तो जिसमें हमें इसमें जिस तरह से हमने कहा कि हम क्या करते हैं कि वी मे वांट फ्रॉम वन रिलेशन टू अपीयर इन द रिजल्ट। यदि एक एक रिलेशन के टुपल जो है ना वो आएंगे, चाहे उनके जो मैचिंग टुपल है वो दूसरी रिलेशन में मौजूद हो या ना हो, तो हम इसमें से लेफ्ट या राइट चूज कर सकते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन। तो अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करेंगे तो वो क्या करेगा कि दो तरह के टुपल्स उसके अंदर शामिल होंगे। एक वो टुपल्स होंगे जो आर और एस दोनों में होंगे, जिनकी मैचिंग वैल्यू दोनों में होगी, और दूसरे वो होंगे जो आर में तो होंगे चाहे उनकी वैल्यू मैचिंग वैल्यू एस में हो या ना हो, तो वो भी आ जाएंगे। इसी तरह से क्या होगा कि अगर हम राइट आउटर ज्वाइन लेंगे तो वो क्या करेगा कि एक तो हमें वो टुपल देगा जो आर और एस जिनमें दोनों की मैचिंग वैल्यू होगी, और दूसरी तरफ हमें वो देगा जो एस में तो होंगे लेकिन आर में जो है वो नहीं होंगे। तो अगर आप फुल आउटर ज्वाइन लेंगे, एक ये इस तरह से होगा ना, तीन किस्में की होती है आउटर ज्वाइन की, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और दूसरा होता है फुल आउटर ज्वाइन। तो ये फिर हमें तीन तरह के देगा। तो एक वो देगा जो कि जिनकी मैचिंग वैल्यू होंगी, दूसरे वो होंगे जो कि लेफ्ट वाले टुपल में होंगे, राइट वाले में नहीं होंगे जिनकी मैचिंग वैल्यू, और दूसरा वो जिनकी राइट वाले में होंगे और लेफ्ट वाले में उसकी मैचिंग वैल्यू जो है वो नहीं होंगी। तो इस तरह से हम तीन जो है वो लेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, जैसे मैंने को कहा इसकी तीन किस्में, लेफ्ट लेफ्ट राइट और फुल। तो एक हम देखते हैं जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, उसमें क्या होता है, द लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज अ ज्वाइन इन व्हिच टुपल्स फ्रॉम आर दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज इन द कॉमन एट्रीब्यूट एस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। तो दो होंगी, एक तो वो होंगे जिनकी मैचिंग वैल्यूज होंगी, और एक वो जो आर में होंगे लेकिन उनकी मैचिंग वैल्यू एस में नहीं होंगी, उनको भी हम कर देंगे, उनको भी जो है हम रिजल्ट में लिख देंगे। मिसिंग वैल्यूज इन दिस सेकंड रिलेशन आर सेट टू नल। तो जो मिसिंग वैल्यू होंगी उसको हम नल कर देंगे कि ये नल जो है ये वैल्यू, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसका थोड़ा सा इसका स्लाइड सा डिफरेंस है, इस सिंबल को आपने याद रखना है कि ये जो है ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन का जो है वो सिंबल है। तो उसमें इसकी जो एग्जांपल है वो क्या हो सकती है कि प्रोड्यूस अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रॉपर्टी व्यूइंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस एग्जांपल वी वांट टू प्रोड्यूस अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज दैट हैव बीन व्यूड विद कमेंट्स एंड दोस दैट हैव नॉट बीन व्यूड। ठीक है। तो उसमें इसमें अब जाहिर बात है कि हम जब स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो हमने ये देखना है कि किन प्रॉपर्टीज को व्यू किया गया और किन को जो है वो व्यू नहीं किया गया, दोनों वो दोनों तरह की जो है वो आएंगी। तो इसमें अब हमने ये करना है कि इसको हम इस तरह से इस आउटर ज्वाइन से जो है वो हम कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, जो आउटर ज्वाइन अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर रेंट का रिलेशन है उस पे और व्यूइंग पे। तो अब इसमें क्या होगा कि ये हमारी चूंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड रिलेशन और ये हमारी राइट हैंड साइड रिलेशन है। अब ये क्या करेगा कि ये हमें दो तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो रिटर्न करेगा। एक वो प्रॉपर्टीज जिसकी कोई व्यू किया होगा तो उसका उसका मैचिंग रिकॉर्ड व्यूइंग के टेबल में भी मौजूद होगा, उनको भी रिटर्न करेगा। दूसरी वो प्रॉपर्टीज जिनको व्यू नहीं किया गया, तो जब उनको व्यू नहीं किया गया तो उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो व्यूइंग के टेबल में नहीं होगा, तो उनको भी लिस्ट कर देगा। लेकिन उसकी जो होगी, क्योंकि हम क्रॉस ले रहे हैं ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको पता है कि इनके टुपल से इनकी जो डिग्री है वो कंबाइन हो जाती है। यानी कि जो रिजल्टेंट जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ आर प्लस डिग्री ऑफ एस। तो जो आर वाले होंगे, जो आर वाले एट्रीब्यूट्स होंगे उनके तो वैल्यूज होंगी, लेकिन जो एस वाले एट्रीब्यूट होंगे उनकी वैल्यू नहीं होंगी। तो उसकी जगह पे फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम उसकी जगह पे नल जो है वो डाल देंगे। ठीक है। Strictly speaking, left outer join as it keeps every tuple in left hand relation in the result. Similarly, there is a right outer join that keeps the every tuple in the right hand relation in the result. And there is a full outer join that keeps the tuples in both relations, padding tuples with nulls when no matching tuples are found. ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारे पास जो है सेमी ज्वाइन होता है। सेमी ज्वाइन क्या करता है कि ऑपरेशन, द सेमी ज्वाइन ऑपरेटर डिफाइंस अ रिलेशन दैट कंटेन द टुपल ऑफ आर that participate in the join of R with S satisfying the predicate F. ठीक है। तो semi join operation perform a join of two relations and then projects over the attributes of the first operand. One advantage of semi join is that it increases the number of tuples that needed to be handled to form the join. It is particularly useful for computing joins in distributed system. We can rewrite the join using the projection and join operation. तो ये है जनाब, ये जो सिंबल है ये है सेमी ज्वाइन का सिंबल। और इसको अब हमने क्या किया है कि पहले हमने इसका जो है वो
जो हमने इसका एक नेचुरल सॉरी ये जो है ये इक्वी ज्वाइन है वो हमने लिए, और उसके बाद इसमें से इसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन अप्लाई किया, नहीं कि हम इसमें से फिर जो कॉलम है वो हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स फॉर आर। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो लेफ्ट हैंड साइड वो रिलेशन होती है उस पर फिर वो प्रोजेक्शन जो ऑपरेशन है वो हम अप्लाई करते हैं। तो इसकी इसकी जो है वो जो एग्जांपल क्या हो सकती है, दिस कंप्लीट डिटेल ऑल स्टाफ हु वर्क एट द ब्रांच इन ग्लासगो। तो अब इसमें क्या करेंगे कि स्टाफ पे हमने यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्टाफ है, और उसके बाद क्या है कि एक ब्रांच की है राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो अभी फिर हमने क्या सबसे पहले हमने करना है कि हमने उन सब ब्रांचेस को सिलेक्ट करना है जो कि ग्लासगो में है, उनको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो है फिर हमने उसी तरह से, जैसे आपको याद होगा कि हमने वो नेचुरल ज्वाइन हम उसमें करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो स्टाफ डॉट ब्रांच नंबर और ब्रांच डॉट, क्योंकि ये ब्रांच नंबर का जो है ये कॉमन होगा दोनों में, ये स्टाफ में भी होगा और ब्रांच में भी होगा। तो फिर हम देखेंगे कि जिसमें इनकी इक्वल वैल्यू सेम है उस उन रिकॉर्ड को सिर्फ जो है वो हम रिटर्न करेंगे। तो ये देखें कि ये चूंकि ग्लासगो में एक ही ब्रांच है, उसका कोड है B003, तो उसके उसके रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ आए हैं, बाकी ब्रांचेस के रिकॉर्ड जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी ज्वाइन। इसी तरह से हमारे पास ये लास्ट है जिसको हमने करना है डिवीजन डिवीजन ऑपरेशन, हम इसको कहते हैं डिवीजन ऑपरेशन, यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेरी दैट occurs quite frequently in database operation. Assume that R is defined over the attribute set A and relation S is defined over the attribute set B such that B is subset of A. And let C is equal to A minus B. That is, C is the set of attributes of R that are not attributes of S. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि R के जो एट्रीब्यूट है, ये थोड़े से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है कि इसमें A एट्रीब्यूट्स हैं, ये A जो है ये उन A जो है उन सब एट्रीब्यूट का सेट है जो कि R में शामिल है। इसी तरह से जो B है वो उन सब एट्रीब्यूट्स का सेट है जो कि S के हैं। और इसमें हमने ये करना है कि क्या है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट का मतलब ये आप कह सकते हैं कि वो उसका उसका एक तो प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सबसेट उसका होगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो वो क्या होगा कि बी जो है वो उसका ए में से ही आप कह लें कि वो उसके एलिमेंट्स हैं वो लिए गए हैं। और उसके बाद हमने सी हमने लिया है, सी को हमने लिया ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का आपको पता है कि ऑपरेशन इस तरह से होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उनको रिटेन करते हैं, क्योंकि बी जो है वो क्या है वो ए का सबसेट है। तो अब इसमें इसमें जो है वो क्या होगा कि इनमें कुछ ये चूंकि बी जो है का सबसेट है तो इनमें कुछ कॉलम जैसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो हमारा सी होगा। यानी कि वो ए में तो होंगे लेकिन बी के अंदर जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, सबसेट होने का मतलब ये है कि जो भी बी के एट्रीब्यूट्स हैं वो ए के भी एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो कुछ हो सकते हैं। अच्छा, तो वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ division operation. The division operation defines the relation over attribute C that consists of set of tuples from R that match the combination of every tuple in S. इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि identify all clients who have viewed the property with 3 rooms. तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं ये देखें। हमने इस तरह से लिखा है कि हमारे पास ये दो रिलेशन है, एक R है और एक जो है वो S है। ठीक है, ये S है, और इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने वो सारी प्रॉपर्टी जो सिलेक्ट की है जो कि जिनमें के कमरे नंबर ऑफ रूम्स है वो 3 हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया। और उसके बाद से इसमें से हमने प्रोजेक्शन अप्लाई करके सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर का एक जो है वो हमने इसके ऊपर से जो है वो हमने इसमें इसमें जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। एट्रीब्यूट सिर्फ हमने प्रॉपर्टी नंबर का किया, और उसके बाद इसी तरह से व्यू में भी देखें प्रॉपर्टी नंबर का जो वो है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट वो मिलेगा कि ये सिर्फ उन क्लाइंट्स का हमें बताएगा, क्लाइंट नंबर हमें उनका देगा जिन्होंने किसी प्रॉपर्टी को विजिट किया जिसके नंबर ऑफ रूम्स है वो 3 है। तो इस हिस्से की वजह से हमें जो है सिर्फ वो रिकॉर्ड्स मिलेंगे जिसमें वो प्रॉपर्टीज हमें रिटर्न होंगे जिसमें जो है वो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं सॉरी नंबर ऑफ रूम्स है वो 3 होंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने उसको जो है वो ये किया है कि ये सबसे पहले उसने किया है कि क्लाइंट नंबर प्रॉपर्टी ये उसने चूज कर लिया कि किस किस क्लाइंट ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी विजिट की है। उसके बाद उसमें से 3 रूम वाली जो है वो कौन सी थी, ये देखें, ये अब ये 3 रूम वाली सिर्फ ये थी। और फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं
तो डिवाइड बेसिकली इज अ काइंड ऑफ माइनस, माइनस हम इसमें करेंगे। तो इसमें सिर्फ वो अब हमें देखेगा कि तीन इसमें से अब हमारे पास जो है वो कौन सा क्लाइंट है जिसने कि ऐसी प्रॉपर्टी विजिट की है कि जो कि 3 रूम्स वाली थी, तो वो आप देखेंगे PD4 थी। तो यहाँ पे उसने ये सिर्फ ये वाला क्लाइंट है जिसने कि PD4 को विजिट किया हुआ है, तो वो हमारा जो है वो रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, सो दिस इज द रिजल्ट। ये एक ही क्लाइंट जो है वो सिर्फ हमारे पास ऐसा जो है वो मौजूद है। इसी तरह से एग्रीगेशन ऑपरेशन होते हैं, तो ये इसको हम डिटेल से जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जो हम देखेंगे। ये बेसिकली ये करते हैं कि ग्रुपिंग एग्रीगेशन हम इसको कहते हैं। ये ऑन द रन हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज या मिनिमम मैक्सिमम जो है वो हम ले सकते हैं। तो ये सिंपल फंक्शन होते हैं, ये सीक्वल में डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे आप काउंट कर दें, काउंट का अप्लाई कर सकते हैं, या सम कर सकते हैं, किसी सैलरी है उसको सम कर दिया, या कमेंट नंबर ऑफ कमेंट्स है उसको सम करते, तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल फंक्शन है, ये सीक्वल के अंदर हमें मौजूद है, इसको जो है वो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से जो है वो फिर हम इसको जब ये हम ये करेंगे, क्या कहते हैं, जो हमारी ये क्यूरीज हैं जो चैप्टर नंबर 6 में करनी है, उसमें फिर हम इसको डिटेल में जो है वो कर लेंगे। ठीक है, ये एग्रीगेशन ऑपरेशंस हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली हम क्या करते हैं कि हम इसमें जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसने क्या किया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन ईच ब्रांच एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज। तो उसने ये देखे कि उसने काउंट अप्लाई किया हुआ है और सम अप्लाई किया हुआ है, ये दो चीजें उसने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट की हुई हैं। और यहाँ पे उसने जो है ना वो ये जो दो माई काउंट और माई सम जो है, ये किसी रिलेशन में ये दोनों कॉलम मौजूद नहीं है, ये ऑन द रन जो है ये कैलकुलेट होंगे। और वो कैसे कैलकुलेट होंगे कि वो काउंट अप्लाई कर रहा है स्टाफ नंबर पे, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी सैलरीज का सम कर रहा है, जितने क्लाइंट्स हैं, जितने स्टाफ हैं उनको देखा, फिर उनकी उनकी जितनी सैलरी उनको सम कर दी और ये बता दी। तो ये ऑन द रन जो है ना ये होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, उन पे कोई फंक्शन अप्लाई करके इस तरह से काउंट, सम, मिक्स, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब चीजें जो है ये भी हम उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। मैंने थोड़ी सी स्पीड मारी है, उसकी रीजन जो है वो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम फौरी तौर पे जो है वो चैप्टर नंबर 6 शुरू करें, क्योंकि असल काम जो है वो उस पे उसमें होना है, और उसमें जो हमने जो क्यूरीज वगैरह जो है वो हमने सीखनी है, वो फिर हम वहां पर जाके जो है वो देखेंगे। तो फिर ये चीजें जो है ना वो आपको क्लियर और ज्यादा क्लियर होनी। अभी जो कुछ चीजें जो है मे बी आपको थोड़ी सी उसमें हो के ये इनफैक्ट ये किस तरह से होता है। तो चूंकि ये इस फॉर्म में जो हमने ये किया है ना, इस फॉर्म में आप इसको ये नहीं कर सकते कि आप इसको जो है ना वो लिखें, कमांड लिखें और किसी डेटाबेस जो जो DBMS है उसके अंदर इसको चला के देखें। तो इस तरह से पॉसिबल जो है वो नहीं है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल, मतलब ये हमने सिर्फ उसकी एक बैकग्राउंड आपको जो है बताइए है कि बैकग्राउंड क्या है, और ये इसका इसका जो है वो थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। मोस्टली टीचर क्या करते हैं कि वो फिर ये चीज नहीं बताते, वो सीधा क्यूरीज पे ले जाते हैं। वो भी ठीक है, उसमें भी कोई नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सही होता है कि ये थोड़ा सा आपको थोड़ा के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि ये हम किस तरह से हम इसको जो है वो कर रहे हैं। जब हम क्यूरी लिखें तो हमें पता हो कि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हम ज्वाइंट तो ऑफ कोर्स इसी तरह से ज्वाइंट इसी तरह से होते हैं, हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं या हम इसका सब्ट्रैक्ट ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके उसके आपको जो पता होना चाहिए। तो उससे आपकी जो आप कह लें कि एक तरह से शुरू में तो आप तो इस तरह से करेंगे कि इसको आप ऐसे करेंगे कि थोड़ा सा आपको जैसे होता है ना कि कैलकुलेशन पेपर पे करेंगे, चाहिए हम ये दो टेबल हैं, इस पे हम ये चीज़ लेना जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा ऐसा जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप इसको जस्ट एक जिस तरह से मेंटल कैलकुलेशन होती है तो उसी तरह से जो है ना आप इसको कर लेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो पूछें, फिर हम अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो भी आज ही जो है वो हमने शुरू करने हैं अभी। अच्छा, इस चैप्टर के आखिर में ना एक्सरसाइज है, ये करनी है आपने सारी है। ये देखिए ये एक्सरसाइज है, तो ये जो है ना ये आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है। इसमें से फिर मैं जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा कि वो आपने फिर वो आपने सबमिट करवाने हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई मसला हो तो वो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो बाकी जो है ना वो फिर आपने ये एक्सरसाइज सारी करनी है। दिस इज योर होमवर्क, है काइंड ऑफ योर होमवर्क।
तो वो आपने जो है ना वो करना। ठीक हो गया? सर ये तो काफी कोई बात नहीं बेटे, 40। फिर क्या हो गया? सर थोड़ी से कम कर। थोड़ी सी दो कम कर लो फिर। ये सर लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम के पूरे 50 प्रोग्राम किए थे वो जो लिखे थे। अच्छा, शिफ्ट। आपकी थोड़ी सी खाना काफी ज्यादा होती है। अच्छा। होती एक ही है लेकिन ज्यादा होती अच्छा, है। देख ले सर, अगर कुछ कम हो सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर। नहीं कम नहीं हो सकते भाई, सारे करने हैं। फिर आप बाद में फिर कहेंगे कि पेपर पेपर जो है ना वो फिर ये पेपर कहाँ से दे दिया है। अच्छा, ठीक है, ये कर ले, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने वो आप एक असाइनमेंट भी सबमिट करवा दीजिएगा, थोड़ी सी वो मतलब हो जाएगी। वो फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है ना वो अपने को 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, तो उसको एज असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा चलें जी, सर ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी और सर। जी जी बेटा। सर ये एक्सरसाइज जो आपने दी है, इसमें कोई मसला हुआ तो वो आपको टेक्स्ट कर हाँ, सकते हैं वो या पूछ क्लास ले, में? वो पूछ लीजिएगा मुझसे, क्लास के ग्रुप में पूछ ले, वैसे कर लें जो जैसे भी होगा मुझसे पूछ लीजिएगा। जी बेहतर सर, शुक्रिया। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना अब हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने सीक्वल जो सीक्वल लैंग्वेज है उसको हमने उसको डिस्कस करना है एक्चुअली। तो वो उसको देखेंगे। इसमें हम इस चैप्टर में हम करेंगे डेटा मैनिपुलेशन। मतलब हम ये देखेंगे कि हमने डाटा अगर हमें को चाहिए, वो अगर हमें ऑलरेडी उसमें ऐड है, डेटाबेस क्रिएट हुई हुई है, और वो फिर हम किस तरह से हम उसको जो है वो रिट्रीव करेंगे, वो हम इसमें जो है वो देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी बेसिक सी चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। जी जैसे जी। है कि जी जी। सर ये अभी जो आपने एक्सरसाइज बताई है, ये चैप्टर 5 के लास्ट पे है? हाँ जी, ये चैप्टर 5 के लास्ट पे। अब हमने चैप्टर 6 शुरू कर दिया है, ये अब चैप्टर 6 है। अच्छा, इसमें क्या है कि पहले हम बात करेंगे सीक्वल इन जनरल। हम अगर हम बात करते हैं जो सीक्वल है, तो इसके इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? पहली चीज है क्रिएट द डेटाबेस एंड रिलेशनल स्ट्रक्चर, जिसको कि हम डीडीएल कहते हैं। डीडीएल हम उसको जो है वो हम कहते हैं, तो उसको जो है वो हमने हमने जो है वो देख ले। ठीक है जी। और परफॉर्म बेसिक डेटा मैनेजमेंट टास्क सच एज इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम रिलेशंस, परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। ठीक है, तो ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव इसका हो गया। डेटाबेस लैंग्वेज मस्ट परफॉर्म दिस टास्क विद मिनिमल यूजर एफर्ट एंड कमांड स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू लर्न। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। जिस तरह से आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो सी प्लस प्लस तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी वो डिफरेंट होती है। तो चूंकि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप प्रोग्रामिंग आप इस तरह से करते हैं कि आप उस आपके पास 3 तरह के अपने ऑफ कोर्स आपको पता है कि उसमें आपके पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। सीक्वेंस होता है हमारे पास, जो कि बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर हमारे पास सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। और तीसरा हमारे पास होता है रेपिटेशन। तो अब हमने क्या करना होता है कि जो भी हमने टास्क परफॉर्म करने होती है, वो हमने इन 3 तरह की स्टेटमेंट्स में जो है वो हमने करना होता है। ये थोड़ा सा उससे साइटली डिफरेंट होगा। ये जिस तरह से हमने अभी सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि हमारे पास रिलेशन है, और उसमें से फिर हम जो सेट ऑपरेशन अप्लाई करके उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ टपल्स हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम क्यूरीज लिखेंगे, और उन क्यूरीज के जरिए जो है वो हम कुछ जो उसमें से जो डाटा रिलेशन में से उसको जो है वो हम एक्सट्रैक्ट जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है। तो लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें इसमें जो लर्निंग कर्व है इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो आप उसमें इजीली, अभी हम जब इसको देखेंगे मैं आपको कुछ बेसिक क्यूरीज बताऊंगा, तो आप देखेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी होगी, उसी स्टेटमेंट को जो है उसी स्टेटमेंट के अंदर एक तरह कह लेंगे उसका सोल्यूशन होगा। तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मोस्टली हम इसमें जिस तरह से हम कीवर्ड भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो कीवर्ड्स भी और उनके मीनिंग्स भी जो है वो भी सिंपल से है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, तो वो हम उसको जो है वो कर सकते हैं। फाइनली द लैंग्वेज मस्ट बी पोर्टेबल, दैट इज इट मस्ट कन्फर्म टू सम recognized standard so that we can use the same command structure syntax when we move from one DBMS to another। तो ये एक इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये आईएसओ है बेसिकली। इसका इसकी जरूरत इस तरह से होती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वो स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन कर देती है कि इसका स्ट्रक्चर, क्यूरी का स्ट्रक्चर, उसकी कीवर्ड्स का स्ट्रक्चर, उनका सिंटैक्स जो है वो किस तरह से होगा। तो वो एक स्टैंडर्ड होता है। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर आप अपना डीबीएमएस चेंज भी करते हैं, तो फिर भी आप उसको जो है वो इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं।
SQL is an example of transform-oriented language or a language designed to use relations to transform inputs into required outputs. तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि जो इनपुट्स होंगी तो वो हमारी रिलेशन होगी, एक रिलेशन या एक से ज्यादा रिलेशन होगी, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें रिलेशन ही मिलेगा, वो हमारी जो है वो आउटपुट जो है उसको हम कह देंगे। एज अ लैंग्वेज द ISO SQL स्टैंडर्ड हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, उसमें एक DDL होती है और एक उसमें DML होती है। ये भी हमने बात की थी कि जो DDL है ये हम यूज करते हैं, इसमें वो सारी स्टेटमेंट्स आती हैं जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर और डेटाबेस को एक्सेस कंट्रोल करने के लिए जो है वो होती है। जिस तरह से क्रिएट टेबल की तो होती है कमांड, ये DDL की कमांड है, इसके जरिए आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कोई अगर कोई कॉलम ऐड करना है, रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, वो जो है वो आप कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास DML होती है, तो ये DML जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो ये होती है कि सिलेक्ट क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है। उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है ऑलरेडी उसको जो है वो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी अभी हम फिलहाल जो देखेंगे, हम ये जो DML है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसको जो है वो हम देखेंगे। तो उसके बाद क्या है कि SQL इज रिलेटिवली इजी टू लर्न, और ये वही बात जो अभी कर रहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, दिस इज अ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, यू कैन स्पेसिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर रादर देन हाउ टू गेट इट। इन अदर वर्ड्स SQL डज नॉट रिक्वायर यू टू स्पेसिफाई द एक्सेस मेथड्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आमतौर पर इस तरह से होता है कि उसमें वेरिएबल भी लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको बताते हैं कि इन वेरिएबल को किस तरह से, उसकी इनपुट किस तरह से करनी है, उसको प्रोसेस किस तरह से करना है, और फिर उसको आउटपुट किस तरह से करना है। तो ये सारे काम जो है ना वो आपको बताने पड़ते हैं। तो SQL में इस तरह से नहीं करना पड़ेगा आपको, आप सिर्फ ये बताएंगे कि आपको अगर डेटाबेस का स्ट्रक्चर पता है, उसकी स्कीमा का पता है, तो फिर आप क्यूरी जो है वो लिख सकते हैं। अभी जैसे पीछे अभी मैंने जो एक्सरसाइज भी आपको दी है, तो उसमें भी आपको अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं भी है, तो अगर आपको स्कीमा का पता है तो आप स्कीमा की मदद से कोई भी क्यूरी जो है वो आप लिख सकते हैं। Like most modern languages, SQL is essentially free format, which means that the part of statement do not have to be typed at particular location on the screen. अच्छा, इसमें क्या होता था कि पहले जो लैंग्वेजेस थी, जो अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जैसे उसकी एक एग्जांपल थी कि बेसिक है, बेसिक है, ये फोर्ट्रान लैंग्वेजेस जो थी, इसमें एक बात ये थी कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना, जब आप लाइन चेंज होती है ना, तो फिर नई स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, एक लाइन में सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो आ सकती है। तो C++ जो है उसमें इस तरह से नहीं है। आप क्या करते हैं कि उसकी जगह पे क्या करते हैं कि आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते हैं। आप एक स्टेटमेंट को 10 लाइनों में भी लिख सकते हैं, और लेकिन ये है कि स्टेटमेंट के एंड पे आपने लाजमी बात है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखना है। तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉर्मेट। फ्री फॉर्मेट होती है कि जरूरी नहीं कि एक स्टेटमेंट एक लाइन में आएगी, एक स्टेटमेंट एक से ज्यादा लाइन में भी हो सकती है। द कमांड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड सच एज क्रिएट, टेबल, इंसर्ट, सेलेक्ट। तो ये इस तरह से होती हैं। ये अगर आप देखें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं जिसको पढ़ नहीं सकते, या ऐसी है कि वो कोडेड लैंग्वेज है जिसको समझने के लिए आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस तरह से नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो मतलब आप मीनिंग बता सकते हैं एटलीस्ट कि इसका मतलब क्या है। जैसे ये क्या है, ये क्रिएटेबल, इसका मतलब है कि आप इसके जरिए, अब ऑफ कोर्स इस तरह से नहीं है कि जिस तरह प्रॉपर को इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको एक तरह से कह लें कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेन वर्ड्स हैं सिर्फ हमने वो जो है वो हमने यूज किए हैं। तो जिस तरह से देख लें, क्रिएट टेबल स्टाफ, यानी कि स्टाफ का एक टेबल है, ये हमने क्रिएट करना है, और उसके अंदर जो है ना, ये उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और ये पहले एट्रीब्यूट का नाम है, फिर उसकी टाइप है, फिर नाम है, फिर टाइप है। और इसके अंदर ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर उन पे अगर कोई आपने कंस्ट्रेंट लगाना है, वो भी इसके ऊपर जो है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से इंसर्ट इनटू, ये आप रिकॉर्ड ऐड करें, इंसर्ट इनटू स्टाफ, स्टाफ में आप जो है वो एक रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, और साथ बता रही वैल्यूज क्या होंगी, ये आपने वैल्यूज बता दी। और इस तरह देख रहे हैं, ये पहली वैल्यू जो है स्टाफ नंबर की है, दूसरी वैल्यू जो है उसके लास्ट नेम की है, और तीसरी वैल्यू उसकी सैलरी की है। और इसी तरह से देखें कि ये क्या है, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टाफ नंबर, ये 3 कॉलम के नाम है, एट्रीब्यूट्स के नाम है, फ्रॉम, स्टाफ के रिलेशन है, उसमें से 3 कॉलम सेलेक्ट करने, वेयर, ये कंडीशन है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। तो ये हमने कंडीशन दे दी। जो प्रेडिकेट हमने जिस तरह हमने वो सेट ऑपरेशन में देखा था कि प्रेडिकेट देते हैं, तो उस तरह से हमने क्या किया है कि ये प्रेडिकेट दिए। तो ये इनफैक्ट हमने क्या किया है, ये अगर आप देखें तो ये क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन, और ये हमारे पास क्या देगा, ये सिलेक्शन ऑपरेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक प्रेडिकेट जो है वो दे दिया, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि ये 3 कॉलम हमने सिलेक्ट करनी है। जैसे ये था कि इस रिलेशन में अगर आप देखें 3 कॉलम थे, तो अगर आप इसकी जगह पे अगर आपने सारे रिलेशन के कॉलम लेने हैं, तो फिर बजाय कि हर कॉलम का नाम लिखने के, उसकी जगह पे हम स्टैरिक पे जो है वो भी लिख सकते हैं।
SQL can be used by a range of users, including database administrator, data management personnel, application developer, and many other type of end user. तो मोस्टली ये होता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कि SQL को यूज़ कर रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो एप्लीकेशन डेवलपर है जो कि एक्चुअली क्यूरी से जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि जो आपका जो फ्रंट एंड होगा, ये इंटरफेस होगा, तो उसके अंदर भी ये क्यूरीज हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये इसके जो है वो फ्रीक्वेंट यूजर होंगे, लेकिन ये नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि वो दूसरा यूजर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको SQL लैंग्वेज का थोड़ा सा आइडिया है, क्यूरीज वगैरह लिखने का आइडिया है, तो वो भी यूज करके अपने जो भी डाटा है वो उसको जो है वो उसको रिट्रीव जो है वो कर सकता है। SQL कमांड जो है उसको कैसे लिखते हैं? SQL में कंसिस्ट ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स एंड यूजर डिफाइंड वर्ड्स. Reserved words are fixed part of the SQL language and have fixed meaning. They must be spelled exactly as required and cannot be split across lines. User-defined words are made up by user according to certain syntax rules and represent the names of the various database objects such as tables, columns, views, indexes, and so on. The words in a statement are also built according to this set of rules. तो ये दो तरह के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जैसे अभी हमने देखा है कि ये वो select था, from है, where है, तो ये सारे जो रिजर्व्ड वर्ड हैं। उसके अलावा जो टेबल के नाम या रिलेशन के नाम या एट्रीब्यूट्स के नाम, वो सारे यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। लेकिन उसका भी जाहिर बात है वो जो उसका लिखने का तरीका है वो हमने जो है ना वो हमने देखना है कि उसका लिखने का तरीका जो है वो क्या है। Although the standard does not require it, many dialects of SQL require the use of statement terminator to mark the end of SQL statement. तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर जैसे कि C++ में इस्तेमाल होता है, वो भी यूज होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। PHP जो MySQL है, MySQL जो डेटाबेस DBMS है, उसमें यूज़ कर लेते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, कुछ में नहीं भी यूज़ करते, लेकिन ये सब तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ एन SQL स्टेटमेंट आर केस इनसेंसिटिव, व्हिच मींस दैट द लेटर्स कैन बी टाइप्ड इन ईदर अपर और लोअर केस। अच्छा, वैसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखेंगे कि जब हम क्वेरीज लिखेंगे तो आप जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं, आप उसको ऊपर या लोअर केस में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कन्वेंशन है वो क्या है कि जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जो कि अभी जिस तरह से हम देखेंगे कि सिलेक्ट, अगर आपने ये नोट किया होगा कि अक्सर मैं जब इस तरह से सिलेक्ट लिखता हूँ तो मैं कैपिटल में लिखता हूँ, या इस तरह से फॉर्म, जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो कि उसका स्टेटमेंट का लाजमी हिस्सा है, वो हम कैपिटल में लिखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप उसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कन्वेंशन के तौर पर हम इसको जो यूज़ करते हैं। ये वैसे ये इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, आप इसको अपर केस में लिखें, लोअर केस में लिखें, इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। One important exception to this rule is the literal character that must be typed exactly at a page in the database. Literals होते हैं, ये constant जिसको हम कह देते हैं, ये होते हैं, तो इनमें होता है कि वो केस सेंसिटिव होते हैं, वो फिर आपको उसी केस में लिखने पड़ेंगे जिस केस में डेटाबेस में जो है वो इंटर किए गए। For example, we store some person username as Smith and then search for it using the string Smith. The row will not be found. तो ये आपने इस चीज़ का जो है वो जरा ख्याल रखना है कि बाद का तो केस सेंसिटिव जो हो सकता है। Although SQL is free format and SQL set of statement is more readable if indentation or lineation are used. तो ये में typically क्या होता है कि जैसे आप क्यूरी लिखते हैं कोई, वो अभी पिछली स्लाइड में भी हमने क्यूरी देखी थी कि हमने इस तरह से लिखा कि select static फॉर्म, आप उसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी जब ये 2-3 स्लाइड्स के बाद हम क्यूरीज लिखेंगे तो वो देखेंगे हम एक लाइन में नहीं लिखते। तो ये क्लासेस होते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो इसके क्लास होंगे, सिलेक्ट क्लास है, फॉर्म क्लास है, वेयर क्लास है। तो हम ये करते हैं कि चूंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको रीडेबल बनाने के लिए, उसको ज़्यादा कि यूज़र को पढ़ना आसान हो, तो हम उसके लिए करते हैं कि एक लाइन में एक क्लास को हम एक लाइन में जो है वो लिखते हैं, तो उससे थोड़ी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सिर्फ क्या है कि सिर्फ एक कन्वेंशन है कि लिखने का तरीका है कि आपको वो लिखना जो है ना वो थोड़ा सा ना, उससे पढ़ने में थोड़ी सी, समझने में थोड़ी सी आसानी जो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच क्लास इन अ स्टेटमेंट शुड बी गिवन ऑन रियल लाइन। ये क्लासेस है ना, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट है तो उसमें सिलेक्ट का क्लास है, फॉर्म का क्लास है, वेयर का क्लास है,
तो उसको हम एक नई लाइन में लिखते हैं। अभी नया क्लास शुरू करते हैं तो उसको हम नई लाइन में जो है वो लिखते हैं। द बिगिनिंग ऑफ ईच क्लास शुड बी लाइन अप विद द बिगिनिंग ऑफ द अदर क्लासेस। If the clause has several parts, they should each appear on the separate line and should be intended under the start of the class to show the relationship. तो वो इस तरह से अगर एक क्लास के एक से ज्यादा हिस्से हैं तो फिर आप उसको हर हिस्से को नई लाइन में शुरू करेंगे और उसको थोड़ा सा इंडेंट कर देंगे ताकि पता चले कि किस क्लास का जो है वो हिस्सा है। तो जब नया क्लास शुरू होगा, जैसे सिलेक्ट है, आप सिलेक्ट लिख रहे हैं, फिर फ्रॉम लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है ना फिर आप वेयर लिख रहे हैं। तो वेयर आमतौर पे वेयर क्लास में जाके क्या होगा कि इसके इसके एक से अधिक से हो सकते हैं, तो फिर आप उसको थोड़ा सा इंडेंट कर देंगे, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर जो क्लासेस हैं वो फिर एक ही लाइन में, वो एक ही इस तरह से उनकी इंडेंटेशन नहीं होगी, वो सेम सेम जगह से स्टार्ट होंगे ताकि पता चले कि ये क्लासेस हैं, ये एक ही स्टेटमेंट के डिफरेंट जो है वो क्लासेस हैं, ठीक है। थ्रू आउट दिस एंड द टेक्स्ट थ्री चैप्टर्स we are following standard form of the Becker-Snor BNF notation on the SQL statement। ये BNF जो क्या होती है कि upper case letters are used to represent reserved words and must be spelled exactly as shown, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड फिर हम क्या करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ये कन्वेंशन है कि हम जो रिजर्व वर्ड जितने वो उनको सबको अपर केस में लिखते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन है। और ये जो BNF जो नोटेशन है ये इसके अकॉर्डिंगली है, ये यूनिवर्सली अडॉप्ट की हुई है, कोई भी अगर क्यूरी लिखेगा वो इसी फॉर्म में जो लिखेगा। लोअर केस लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूजर डिफाइंड वर्ड्स। A vertical bar indicate a choice among alternatives, for example ये A बार B बार C, इसका मतलब है कि ये तीन अल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से कुछ चॉइस है। कर्ली ब्रेस इंडिकेट अ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, और उसके अलावा क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, and ellipsis is used to indicate optional repetition of an item zero or more times. For example, A, B, and C means that either A or B followed by zero or more repetition of C separated by commas। तो ये इसकी ये स्टेप पर लिखने का जो है ये कुछ कन्वेंशन है जो कि BNF नोटेशन में जो है वो डिफाइन की गई है, ठीक है। तो ये हमने देखनी है जनाब। ये हमारे पास जो DML स्टेटमेंट ये चार तरह की हैं। इसमें हमारे पास सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। तो सिलेक्ट होती है कि ये क्यूरी करने के लिए यूज होती है, डेटाबेस से कोई डाटा रिट्रीव करने के लिए, और मोस्ट कॉमनली आई थिंक आप कह लें कि 90 to 95% आप सिलेक्ट क्यूरी ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। कभी कभी आप इंसर्ट भी यूज करेंगे जब आपने रिकॉर्ड करना होगा, फिर कभी कभी आप अपडेट भी यूज करेंगे, और रेयरली जो आप डिलीट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है तो वो भी जो है वो आप उसमें से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट को देखना है, फिर बाकी स्टेटमेंट्स को जो है वो देखेंगे। तो इसके लिए जो हम जो स्कीमा यूज करेंगे, पहले भी हमने चैप्टर 5 में भी देखी थी, ये स्कीमा जो है वो दी गई है। ये यही स्कीमा जो है ये अब हम जो है वो जो जितने भी एग्जांपल्स करें उस सब में यही स्कीमा जो है वो यूज करें। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्कीमा पता है तो आप किसी भी तरह की जो क्यूरीज है वो इजीली लिख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें तो हम ये लिटरल्स को देख लेते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं कि लिटरल्स आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं, उनको हम लिटरल जो है वो कहते हैं। कॉन्स्टेंट वो चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरल फॉर एवरी डेटा टाइप सपोर्टेड बाय SQL। हाउएवर फॉर सिंपली वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरल डेटा इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स एंड दोज आर नॉट। तो कुछ कोड्स कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे जो नंबर है उनको कोड्स में देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर स्ट्रिंग्स हैं या करेक्टर है तो उसको फिर जो है वो हम कोड्स में जो है वो देते हैं। All non-numeric data values must be enclosed in single quotes. All numeric data values must not be enclosed in the single quotes। अगर कोई numeric value है तो उसको आपने कोट में नहीं लिखना, लेकिन अगर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई मिक्सचर है, इवन के अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक है, तो उसको आपने कोट्स के अंदर जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप ये देखिए कि ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये अभी हमने की नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या है। ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यूज होगी, इंसर्ट इनटू प्रॉपर्टी फॉर एंड, ये उसका जो उसका नाम है, रिलेशन का नाम है। उसके बाद हमने उसकी जो है वो बताई कि इसके एट्रीब्यूट कौन सी, ये ब्रैकेट के अंदर उसके सारे एट्रीब्यूट्स है, और फिर हमने बताई वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है ना वो अगर आप देखें तो ये देखिए कि हमारे पास इसमें दो तरह के लिटरल्स हैं। नॉन न्यूमेरिक में अल्फा न्यूमेरिक दोनों आ जाएंगे, तो प्योरली अल्फाबेटिक
और अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट्स के नंबर भी होंगे। जैसे ये देखेंगे ये अल्फा न्यूमेरिक है, लेकिन इसको भी हम सिंगल कोट्स के अंदर करेंगे। इसी तरह से ये न्यूमेरिक है, इस सॉरी अल्फाबेटिक है, इसको भी हम सिंगल कोट्स के अंदर करेंगे। और ये जो है ये क्या है, ये जो है ये न्यूमेरिक है, तो इसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर नहीं किया। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखें। अब इसमें ये जब भी आप इस तरह की स्टेटमेंट लिखें तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जिस ऑर्डर में आपने जो है ना ये एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे उसी ऑर्डर में वैल्यूज लिखनी है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि जो पहली वैल्यू है पहले एट्रीब्यूट में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है दूसरी एट्रीब्यूट में जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 6 और ये 650 जो है ये क्या है, इसको आप देख सकते हैं। तो सिंपली आप देखें कि काउंट करेंगे कि कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे देखें कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 है ये रूम नंबर है, नंबर ऑफ रूम्स है, और ये 650 जो है ये क्या है, ये रेंट है उसका। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होंगे उसी ऑर्डर में जो है वो वैल्यूज रहेंगी। और अगर आपने कोई थोड़ी गड़बड़ कर दी तो फिर उसके बाद फिर आपको पता है कि वो फिर डाटा जो है वो सारा आपका कल जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ क्यूरीज है, इसको जो है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे जो बेसिक है वो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन, उसको हम कहते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के जो है उसके डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं। सबसे पहले इसका जो इसके दो क्लॉजेज जो है वो मस्ट है, एक इसमें सिलेक्ट क्लास और दूसरा जो है फ्रॉम क्लास। बाकी जो तीन है ना ये ऑप्शनल है। ये अभी बीकानोर पे भी हमने जब बीएनएफ में भी हमने की थी तो उसमें हमने कहा था कि ये ऑप्शनल होते हैं। ये अगर आप वेयर यूज करें या ना करें, ऑर्डर बाय या ग्रुप बाई ऑर्डर बाय इसको ना भी यूज करें तो इसके बगैर भी स्टेटमेंट जो है वो लिखी जा सकती है। लेकिन जो मस्ट है वो क्या है, वो है ये वाले सिलेक्ट एंड फ्रॉम। इसके बगैर ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्ट क्यूरी कहते हैं। सिलेक्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना वो ये जिस तरह से हमने वो बीएनएफ में बताया था कि ये जो है ना ये ऑप्शनल होता है। अगर आप दरम्यान में बाहर लिख दे तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से आप ले सकते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ तो वो मस्ट है। तो आपको लाजमी जो है वो क्या देना पड़ता है कि आपने जो है ना वो कॉलम्स के नाम देने पड़ते हैं कि आपने कौन कौन से कॉलम जो है सिलेक्ट करने हैं। अगर एक रिलेशन के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो सबको लिखने के बजाय आप सिर्फ स्टैटिक लिख दे तो उसका मतलब होता है सारे। लेकिन अगर आपने सारे नहीं लेने, जिस तरह से प्रोजेक्शन में करते हैं ये कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको उनके कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे एज होता है। एज उस सूरत में होता है कि अगर आप कोई कॉलम को कोई नया नाम देना चाहते हैं, सपोज के जो उसका एक कॉलम है उसका नंबर है, उसका नाम है क्लाइंट नंबर, तो आप चाहते हैं इस तरह से लिखें। तो बाज़ औक़ात जो यूजर होता है, जो नाइव यूजर होता है, वो कहता है यार ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है। तो अब फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको अपना कोई नाम जो है वो दे सकते हैं। इस तरह से पूरा नाम दे दें, क्लाइंट नंबर, इस तरह से जाइए क्लाइंट आईडी कह लें, कोई भी कह ले, कोई भी उस कॉलम का नाम जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम का नाम देंगे और फिर उसके बाद एस और फिर उसका जो नया नाम है वो आप जो है बता देंगे। और अगर आपने एक से ज्यादा कॉलम लिखने हैं तो उसमें कोमा सेपरेट करना है आपने, कोमा से उसको जो है वो सेपरेट करना है। फिर उसके बाद आप फॉर्म में बताएंगे कि किस टेबल से कौन सी रिलेशन है, एक रिलेशन या दो रिलेशन। अगर एक रिलेशन है तो एक उसका ही नाम आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक से ज्यादा रिलेशन है तो फिर कोमास होंगे। उसके बाद फिर ये वेयर होते हैं जिसमें हम कंडीशन देते हैं, जिस तरह प्रेडिकेट देते हैं तो इसमें देंगे। फिर आप ग्रुप बाय कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लास होता है, ऑर्डर बाय क्लास होता है। तो वो आपके जिस तरह से हमने ग्रुपिंग का देखा था पीछे, हमने वो जो चैप्टर 5 था उसके एंड में देखा था कि ग्रुपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि सिंपल क्यूरीज लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है वो लेके देंगे। ये सारी उसके लिखा हुआ है कि हर क्लास का मतलब क्या है। फ्रॉम स्पेसिफाइज द टेबल और टेबल्स टू बी यूज्ड, वेयर फिल्टर्स द रो सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन, ग्रुप बाय formed group of rows with the same column value, having filters the group subject to some condition, select specify which column are appear in the output and order by specify the order of the output। ये सारा उसका लिखा हुआ है किस पर्पस के लिए जो उसको हम यूज करते हैं। अच्छा, the order of clauses in the select statement cannot be changed। ये कुछ और उसमें चीजें हैं। The only two mandatory clauses are first two, select और from जो mandatory, बाकी जो वो optional है। The select operation is closed। close का मतलब ये होता है कि जब आप एक टेबल पे क्यूरी परफॉर्म करेंगे, रिलेशन पे क्यूरी परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक रिलेशन ही निकलेगा। ये हमने शुरू में भी हमने जो सेट ऑपरेशन में हमने देखा था कि जितने भी सेट ऑपरेशन है वो सारे के सारे क्लोज होते हैं। यानी हम रिलेशन पे अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो भी एक रिलेशन ही जो है वो भी निकलती है। तो इसमें ये है कि ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं।
फिर जो रिमेनिंग रहेंगे फिर हम उसको जो है फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में देख लेंगे हम उसे। तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, लिस्ट फुल डिटेल्स ऑफ ऑल स्टाफ। तो इसमें हमने क्या किया है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर हमने जो है ना वो हमने क्या किया है कि ये हमने क्या किया है कि कॉलम बता दें कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमने एक्चुअली क्या किया है कि हमने सारे कॉलम्स का जो है वो हमने बता दिया है कि सारे कॉलम चाहिए। तो अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो बजाय उनके नाम देने के, अब देखें ना कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम हो गए। तो बजाय ये कि 8 कॉलम के आप नाम लिखें, आप क्या लिखे, स्टैरिक लिखें। तो उसका भी मतलब ये होगा कि सारे कॉलम जो है वो आ जाएंगे। हाँ, अगर आपने सारे नहीं लेने हैं, तो फिर अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स लेने हैं तो फिर आप उनके नाम लिख दें। जैसे 8 में से हमने 4 के नाम लिख दिए, स्टाफ नंबर लिया, फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम और सैलरी लिया। और फिर उसके बाद फॉर्म फॉर्म में हमने बताया कि हमने किस रिलेशन में से या किस टेबल में से जो है वो हमने लेना है। ठीक है, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि लिस्ट द प्रॉपर्टी नंबर्स ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज दैट हैव बीन व्यूड। तो फिर उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर फॉर व्यूइंग। व्यूइंग में क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी व्यू होती है उसका कमेंट आता है, तो वो हम उसके अंदर सेव कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ देखें कि एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, तो वो हमने यहाँ पे जो लिख दिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो हमने सारी लिख दी। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अक्सर आप जब देखेंगे ना, तो वो ये हो सकता है कि कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे इस केस में देखें, ये जो है ना ये 2 दफ़ा आ गया है, बल्कि ये PG4 भी 2 दफ़ा है, PA14 भी 2 दफ़ा है। तो हम इसको इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट के बाद हम ना डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो रिपीटिंग टुपल्स होंगे ना उनको एलिमिनेट कर देगा। जैसे यहाँ पे ये दो दो रिपीट हो रहे थे ना, तो इनको 2 के बजाय 1 दफ़ा लिख दे, हो सकता है कोई 3 दफ़ा भी हो रहा हो, तो वो भी 1 दफ़ा जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको क्या किया कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कर लिया। तो ये सिलेक्ट के फॉर्म में डिस्टिंक्ट किया, तो उसने सिर्फ पहले जो थे वो 5 आए थे रिकॉर्ड, पिछली स्लाइड में देखेंगे 5 थे, अब कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो उसने जो डुप्लीकेट थे उसने रिमूव कर दी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड समटाइम बहुत बहुत आप कह लें कि वो फायदा होता है, उसको उसको यूज करने का, उसको जो है वो फायदा होता है। अच्छा, इसी तरह से क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड फील्ड ले सकते हैं। अभी जिस तरह से हमने वो 5th चैप्टर के अंदर में देख रहे थे कि आप हमने क्या कर सकते हैं, जो है ना वो हम, यार ये किसी का माइक ऑन है, कौन है ये? तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वो तो एक तो हमने देखा था ना कि फंक्शन है हमारे पास, वो यूज कर सकते हैं। तो लेकिन उसके अलावा भी हम कैलकुलेशन भी जो है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ मंथली सैलरीज फॉर आवर स्टाफ शोइंग द स्टाफ नंबर, द फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड द सैलरी रेट। अब जिस तरह से स्टेटमेंट लिखी है ना, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये अब क्या, मतलब क्यूरी अपने किस टाइप की जो है ना वो लिखनी है। तो सिलेक्ट लिखा, फिर हमने उसमें 4 लिखे, 3 जो है वो कॉलम लिखे। अच्छा, जो सैलरी डेटाबेस के अंदर सेव है ना वो है एनुअल सैलरी। तो उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है इनटू मंथली सैलरी, तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड बाय 12, तो मंथली सैलरी जो आ जाएगी। लेकिन ये जो कॉलम मैंने कैलकुलेटेड होता है, ये व्यू क्रिएट होगा ना सिर्फ, ये सिर्फ व्यू क्रिएट होगा, ये एक्चुअली डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ व्यू क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे इसका ये है कि इसका कोई नाम नहीं है, अब हमने इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, बस सिंपली उसने कॉलम 4 उसका जो है वो लिख दिया है। ठीक है, क्यूरी को देखें तो उसमें क्या है कि हमने 4 कॉलम सेलेक्ट किए, और जो सैलरी था उसको डिवाइड बाय 12 कर दिए। तो क्योंकि एक सैलरी एनुअल थी, तो उसको फिर 12 करेंगे, तो जो रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि मंथली सैलरी जो है वो बतानी है। तो मंथली सैलरी फिर इसी तरह से आएगी कि आप जो उसकी सैलरी है उसको 12 से डिवाइड कर दें। और स्टाफ में से अभी आ रहा है, अभी तक हम जितनी भी क्यूरीज ले रहे हैं वो सिर्फ एक रिलेशन पे जो है वो कर रही है, एक से ज्यादा पे जो है वो नहीं कर रहे। तो ये देखें कॉलम 4 है। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि जिसमें हमने इस तरह से हमने ये लिखा है ना, तो इसको हम एज के जरिए इसको कोई भी इसका नाम जो है वो दे सकते हैं। तो वो एज जो है ना वो फिर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है। तो हमने इसको क्या किया है कि सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी डिवाइडेड बाय 12 एज मंथली सैलरी। तो हमने उसका नाम कॉलम का रख दिया मंथली सैलरी, जो रख दिया फॉर्म्स का। तो अब उसमें क्या होगा कि ये जो आखिरी कॉलम है ना, तो इसका नाम जो है वो जैसे कॉलम 4 की बजाय क्या आ जाएगा, अब मंथली सैलरी जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये फिर रो सिलेक्शन है।
इसको फिर अगले अगली क्लास में के लिए रख लें फिर, क्या ख्याल है? जी सर कर। यस सर। ठीक है, अब इसमें जो है वो ये है कि एक तो आपको मैंने वो जो टास्क है ना वो मैंने आपको दे दी है जो चैप्टर नंबर कह लें कि